नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरदार में आज हम नोटबंदी के वीकेंड एपिसोड का विश्लेषण करेंगे। दिल्ली में आज संसद बंद रही, इसलिए माइक के सामने खड़े होकर बयान देने वाले नेता भी नदारद रहे। देश को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो इससे कि बैंक्स और एटीएम्स में नकदी आज भी नदारद रही। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर कई शहरों का जायजा लिया। तस्वीर बदल तो रही है, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से। बैंक वाले लोग हैं वो पीछे के दरवाजे से लोगों को अंदर बुला के उन्हें कैश दे रहे हैं। 5-6 एटीएम से मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन किसी में पैसे नहीं है। 8-10 एटीएम में गया, कहीं भी पैसा नहीं मिला। अपने पैसे निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, रात 3-3, 4-4 घंटे परेशान होना पड़ रहा है। यही हमारे अच्छे दिन आएंगे क्या मोदी जी? अपनी कमाई के लिए भीख भी अच्छे मांग लेते हैं, वो भीख से भी बदतर कर रखा उन्होंने पब्लिक को। बस थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग नहीं है। बैंक बंद है, एटीएम में पैसे नहीं है, पब्लिक कहाँ जाए? ये नोटबंदी के 18वें दिन की तस्वीर है। इस बुजुर्ग महिला की परेशानियों को सुनिए और 125 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क की परेशानी का खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। मोदी के क्या कलेजे में आग लग रही है कि लात तो हमारे में लग रही है। आई समझ में? मगर हमारी से 120 साल की बुढ़िया परिया बीमार, दवा भी ना है। दिल्ली 2 दिनों तक कैशलेस रहने वाली है। आज शनिवार है, कल इतवार है। ये दोनों दिन छुट्टी के हैं। सो बैंकों में ताले लगे हैं और एटीएम में नकदी नहीं है, तो लोगों के पास बस सवाल ही सवाल है। में बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे जी। कल हमारी छोटी मौसी की लड़की की शादी है जी। हम जी बहुत परेशान है जी। हमने पैसे की भी हमने तकाल लगाई थी, लेकिन आज की भी छुट्टी कर दी, कल की भी छुट्टी है, फिर परसों की भी छुट्टी लग रही है सर जी। बहुत एक पैसे से परेशान हो गए हम तो जी। दलालों से फटे लेने बच्चों की वो लानी है दवाई, और क्या करें। नोटबंदी के 18वें दिन की ये वो ग्राउंड रिपोर्ट है जिससे आपको जमीनी हालात का जायजा मिल जाएगा। आप ये समझ पाएंगे कि कैसे नकदी को तरसते भारत को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। दिल्ली, जहां आरबीआई का हेडक्वार्टर है, वहां की एटीएम मशीनों में कैश की खपत पूरी नहीं हो पा रही, तो दूसरे शहरों का कहना ही क्या। जयपुर में तो एटीएम में कैश मिल जाना जंगल में आग लगने की खबर से कम नहीं। ये स्टेट बैंक का एटीएम है, जहां पर लंबी लंबी कतारें अमूमन लगी रहती हैं, लेकिन आज सुबह से चूंकि बैंक बंद है इसलिए एटीएम में भी पैसा नहीं है। पैसे निकालने के लिए लोग ट्राई तो जरूर करते हैं, जैसे कि आए हुए हैं ट्राई कर रहे हैं ओमवीर सिंह जी, लेकिन पैसे नहीं निकले। पैसे नहीं निकले? नहीं सर, पैसे है ही नहीं। पैसे नहीं है इसमें। आप लोग भी पैसे के लिए क्या भटक रहे हैं? बिल्कुल भटक रहे हैं पैसे के लिए। सुबह से कल हॉस्टल में पैसे जमा करवाने 12,000 रुपये चाहिए, अब कोई केस नहीं दे रहा। अब बैंक में एटीएम से भी 2,000 रुपये निकल रहे हैं, अब क्या करें? शहर शहर की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको देश के 18 शहरों पर नोटबंदी का असर दिखाएंगे। कैसे नोटबंदी धंधाबंदी में बदल गई है ये बताएंगे, लेकिन पहले आपको अहमदाबाद के उन एटीएम का हाल दिखाते हैं जहां 7 दिनों से नकदी के दर्शन नहीं हुए। हम मौजूद हैं अहमदाबाद की HDFC बैंक की CG रोड ब्रांच पर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो बैंक है वो तो बंद है आज छुट्टी की वजह से। साथ ही जो ATM है उसका शटर यहाँ पे बंद कर दिया गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर आकर बैंक में कैश के लिए, ATM में कैश के लिए पूछते थे, जिसके चलते इसे बंद कर दिया गया है। एक शख्स आए हुए ATM से पैसे विड्रॉ करने के लिए, काफ़ी मायूस हुए हैं। आप बताइए कितनी मायूसी महसूस हुई? कहीं पर भी पैसे नहीं है। कहीं पर भी पैसा नहीं। फॉर द लास्ट 7 डेज मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, एक भी बार मुझे पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। बैंक स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन दे ऑलवेज है कि भाई हमारे पास ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। आई थिंक उन्होंने रोक रखा है या देना नहीं चाहते हैं। हम इतने परेशान हैं कि शायद इससे ज़्यादा परेशानी कभी भी लास्ट, मतलब मेरी जो उम्र है उसमें कभी मुझे इस टाइप से नहीं हुई कि मुझे खुद के पैसे निकालने में लाइन में भी खड़ा होना और फिर भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन लखनऊ की तस्वीर थोड़ी राहत देने वाली है। यहाँ भीड़ लगातार कम हो रही है। नोटबंदी के बाद से अब एटीएम की कतार कुछ छोटी दिखाई दे रही है। हम इस वक्त HDFC बैंक के बाहर हैं। इस बैंक में पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन अचानक से इस बैंक का नेटवर्क बंद हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं इस वक्त जो पैसे लेकर के निकले थे। ये बताइए, ठीक काम कर रहा था? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कर रहा था। बस एक प्रॉब्लम हुई,
कि 2000 रुपए सिर्फ निकले हैं, 500 रुपए नहीं निकले। नाम से निकल गया है लंबी लाइन? नहीं, इजी गोइंग निकल गया। अब एक सिंगल आदमी नहीं था यहाँ पे। क्या कतार कम हुई है, छोटी? हाँ नहीं, मैं कल भी शाम को भी निकाला था। बताइए, आप यहाँ एटीएम के गार्ड के तौर पर हैं, यहाँ भीड़ जो है वो लंबी हो रही है या छोटी हो गई? नहीं, भीड़ बहुत कम हो गई है। क्यों? सबको पैसे मिल जा रहे हैं, अपना आसानी से लेके चला जा रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। मगर पुणे में परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल पुणे के औंध इलाके में हूं और यहां पर हम आए हैं आईसीआईसीआई की जो मुख्य बैंक है औंध इलाके में, वहां पर यहाँ पर कुल 3 एटीएम है, यानी कि यहाँ पर एटीएम की एक छोटी गैलरी है। जैसे कि पुणे के घोले रोड इलाके में एक बड़ी गैलरी है आईसीआईसीआई के एटीएम्स की, लेकिन वो पूरी तरह से बंद है क्योंकि वहाँ पे एटीएम में कैश ही नहीं है। एटीएम के शटर्स आधे नीचे गिराए हुए हैं, शायद एटीएम बंद होगा, उसके अंदर कैश होगी कि नहीं मुझे पता नहीं। आपको अंदर से कैश मिला है? नहीं मिला। कौन से एटीएम में ट्राई किया? मैंने ऑलमोस्ट सभी, आज तो ऑलमोस्ट सभी बंद है। HDFC बंद है, सिंडिकेट बंद है, पंजाब नेशनल बंद है, बैंक ऑफ बड़ौदा बंद है। इन कतारों में हर तबके के लोग हैं। सबको रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसे चाहिए। पैसे नहीं मिले तो परेशानी है। कहीं सरकार पर सब्र का दायरा टूट रहा है तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी परेशानियों की परवाह नहीं। आपने क्या किया है? जितने लोग खड़े हैं, किसने देश के लिए क्या किया है? एक जना बताए मेरे को। मोदी जी, हर एटीएम में मोदी जी डाल के जाएंगे पैसे। बैंक को जाता है पैसा, बैंक वाले गड़बड़ करते हैं। आप लड़ो उनसे अपने हक के लिए। आप सबके लिए एक अकेला मोदी लड़ रहा है। 2 दिन तो हालात नहीं बदलने वाले। सोमवार को बैंक खुलेंगे, एटीएम में नोटों की सप्लाई बढ़ेगी तो शायद तस्वीर बदले, लेकिन सियासत की तस्वीर तब भी नहीं बदलती। सोमवार को विपक्ष ने देश बंद का कॉल दिया है। संसद में भी गर्मा गर्मी रहेगी। मायावती का हमला तो आज भी जारी रहा। केंद्र की बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत जल्दबाजी में व बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश में खासकर 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का जो ये अधकच्चा व अपरिपक्व फैसला लिया है, तो इनका ये फैसला पूरे तौर से 100% अपने राजनीतिक स्वार्थ में ही लिया गया आका जा रहा है। सवाल है कि नोटबंदी का ये महाभारत कब तक चलेगा? वो महाभारत तो 15 दिनों में खत्म हो गया। पीएम ने 50 दिन देश से मांगे। इस महाभारत का अंत फिलहाल नहीं दिख रहा। दिल्ली में पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी की असली मार उन किसानों पर पड़ी है जिनके सामने जीने मरने का संकट है। अनाज मंडियों में पड़ा है, किसानों को फसल की कीमत नहीं मिल रही। रबी का सीजन हाथ से फिसलता जा रहा है। खबरदार में अब हम उन किसानों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जो कहने को तो देश के अन्नदाता हैं, लेकिन जो खुद के अनाज के मोहताज होने का खतरा झेल रहे हैं। पुराने नोट से ना दे रही डाई भी। क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे नया नोट लाओ। ये हुआ कि पुराने नोटों से जो कोई भी चीज ना खाद दिया गया, ना ही जो है बीज दिया गया। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो कुछ है नहीं, हमारे पास कहाँ से होगा? वो तो शहर वालों के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। ये नोटबंदी की चपेट में आए ग्रामीण भारत का दर्द है। ये हिंदुस्तान के किसान हैं जिनकी जेब खाली है, खेत खाली हैं, हाथ खाली हैं और पेट खाली रहने की नौबत है। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के किसान हैं जिन्हें खेती के लिए खाद और बीज खरीदना मुश्किल हो रहा है। किसानों को दी गई रियायत गांवों तक आकर कैसे दम तोड़ रही है, इसकी कहानी आप इन किसानों से सुनिए। पुराने नोट से ना दे रही डाई भी। क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे नया नोट लाओ। वैसे तो नए नोट से तो मिल रहा है 1050 का, और जो पुराना नोट दें तो 1150 का दिया कर। मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जो पुराने नोट नहीं चल रहे, नए नोट मांग रहे हैं। क्या ये सरकारी दुकान नहीं है? कह रहे हैं जी हम तो सरकारी दुकान है जी, दे दो हमें डाई। मना कर रहे हैं, भले बात सूख गई हमारी तो। पश्चिमी यूपी में रबी का मौसम है। रबी की फसल के लिए अच्छी खासी लागत की जरूरत होती है। कहां से खाद आएगा? सिंचाई के पैसे कहां से आएंगे? बीज की खरीद कैसे होगी? इन्हें इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। किसान तो किसान है, चाहे वो बुलंदशहर के हों या गुजरात के किसी गांव के।
अब जरा इन किसानों की हालत देखिए। धान की फसल आंगन में पड़ी है, लेकिन आगे की खेती का रास्ता नहीं मिल पा रहा। नोटबंदी के चलते सबसे ज्यादा जो परेशान है वो है एक आम आदमी और उसमें भी किसान। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के से सटे एक गांव में सतांथल में, जहां पे आप देख सकते हैं किसान ने फसल तो बो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं खेत के अंदर, उसका फल भी उसे मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो धान की फसल है वो यहाँ पे बनी बनाई तैयार पड़ी हुई है। हालांकि किसान के लिए इन दिनों सबसे बड़ी समस्या है तो ये फसल को एपीएमसी में खरीदेगा कौन, क्योंकि नोटबंदी के चलते एपीएमसी में भी पैसे नहीं है। जो व्यापारी है वो बता रहे हैं कि पैसे उनके पास नहीं है, अगर पैसे देते भी है तो 500 और 1000 के पुराने नोट में पैसे देते हैं। वैसे में ये किसान करे तो करे क्या, कितनी परेशानी हो रही है आपको ये नोटबंदी के चलते? बहुत परेशानी है। एपीएमसी में क्या बोल रहे हैं लोग? एपीएमसी चेक से पैसा देता है, इधर कोई हमारा खाता एडी डिस्ट्रिक्ट बैंक में है खाता, तो हम क्या करें? चेक से पैसा तो क्या करेंगे क्या लेके, और ये बैंक वाले तो पैसा देता ही नहीं है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि आप जो बीज है वो अब सरकारी दुकान से पुराने 500 और 1000 के नोट में खरीद सकते हैं। मैडम आप नहीं समझते वो इसमें कितनी दिक्कत आती है। हम साणंद जाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा बियारण, वो बोलेगे आगे जाओ, जो मेन संघ का जो है ना वहाँ से लिख के लाओ, फिर हम लेंगे 500 की नोट। इधर साणंद में नहीं लेते कोई। ये कैशलेस इकोनॉमी के दावे की असलियत है। किसानों के पास बैंक खाते नहीं है भी तो उन कोऑपरेटिव बैंकों में जिनके पास पैसे ही नहीं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनके लिए दूर की कौड़ी है। वो तो नकदी की लेन देन से ही किसानी करते थे। नोटबंदी ने वो बुनियाद भी छीन ली। अकोला की सोयाबीन किसानों की सारी उपज मंडी में पड़ी है, खरीदार नहीं मिल रहे, मिल भी गए तो अपनी ही रकम निकालने की चुनौती। वो डीजल लाने का, अनाज बोने का है, सब कुछ करना पड़ता है, और ये कैश में ही होता है। वहाँ चेक बैक तो कुछ चलता नहीं है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो कुछ है नहीं, हमारे पास कहाँ से होगा? वो तो शहर वालों के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हाथ में रकम नहीं आई तो रबी की फसल पर भी संकट है। अब जरा पुणे से सटे एक गांव के इन गन्ना किसानों का हाल देखिए। ठंड की रात है, खेतों में झोपड़ी बनाकर फसल की रखवाली हो रही है। गन्ने खेत से निकलकर बाजारों में जा भी रहे हैं, लेकिन बाजार में इनकी बिक्री हो जाएगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। इनको सिर्फ 4 से 5 महीना काम मिलता है, और जो बाकी साल के 6-7 महीने रहते हैं वो उस वक्त ये पूरा कर्जा निकाल के उनका गुजारा करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए। और ये जब एडवांस लेते हैं तो वो पैसा वो पूरा उनका पुराना कर्जा चुकाने के लिए चला जाता है। और जब ये यहाँ पे आते हैं गन्ना काटने के लिए, कटाई करने के लिए, तो ये गन्ने के जो ऊपर का हिस्सा रहता है जिसे वाड़ा कहते हैं महाराष्ट्र में, ये बेचकर ही इनका गुजारा चलता है। और जब ये वाड़ा जो बाजू आजू के किसान लेते हैं तो इसको जो चिल्लर चाहिए, खुदरा राशि चाहिए, मतलब 50-100-150 रुपया, तो वो चिल्लर राशि अभी बाजार में नहीं है, उसकी किल्लत है, तो उसकी अभी बिक्री नहीं हो रही है और उसकी इनको काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। ये भारत के किसान हैं, इनकी दुख तकलीफ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनकी आवाज सरकार को सुननी चाहिए। अहमदाबाद से गोपी घांगर और पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब सवाल यह है कि क्या नोटबंदी का असर धंधाबंदी की शक्ल में सामने आ रहा है? खबरदार में अब हम उन शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसके लाइफलाइन कोई ना कोई कारोबार है। हमारी ये रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है, क्योंकि नोटबंदी से छोटे शहरों में कारोबार ठप हो रहे हैं और सिस्टम क्राइसिस मैनेज करने में नाकाम सिद्ध हो रहा है। अब तो बैठे हुए हैं, 10-15 दिन हो गया है। अरे बुनकर की स्थिति बहुत खराब चल रही है इस बार। हमारे ऑर्डर जो है सारे लेट हुए जा रहे हैं, वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, लाइन में लगना पड़ रहा है, ना पैसे मिलने से। 60 से 60-70% का फर्क हमारा बिजनेस से पड़ गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। हालात पहले से ही बहुत अच्छे नहीं थे। रही सही कसर नोटबंदी ने पूरी कर दी। धंधे की कमर टूट गई और देखते देखते कारोबार ठप होने की कगार पर पहुंच गया। अब तो बैठे हुए हैं, 10-15 दिन हो गया है।
बैठकर जो पूंजी थी वो खा गए। अब जाएंगे कहीं काम देखेंगे, किसी गद्दी में नौकरी करेंगे, मिलेगी तो करेंगे। साजिद भाई पुश्तैनी बुनकर हैं। वाराणसी में करीब 6 हैंडलूम मशीनें चलाते थे। रात दिन एक करके दुनिया भर में मशहूर बनारसी साड़ियां बनाते थे। रेशम की मार को लेकर पहले ही परेशान थे। 8 नवंबर को हुए नोटबंदी के फैसले ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। बाजार में कैश की कमी हुई तो शुरुआती कुछ दिन ज्यादातर वक्त बैंक के बाहर लाइन में बीता। फिर ग्राहकों की कमी हो गई, कोई उपाय नहीं बचा तो इन्होंने अपने सारे हैंडलूम बंद कर दिए। अब ज्यादातर वक्त इसी उधेड़-बुन में बीत रहा है कि करें तो क्या करें। ये जब से 1000 और 500 का नोट बंद हुआ है, जिसका काम करते थे वो बोला कि अब काम नहीं है, आप दूसरा काम देख लीजिए। तानी बाना सब खत्म हो गया, इसीलिए लपेट रहे हैं। खाने को रोज चाहिए, अब जाएंगे दूसरा काम करेंगे। बेहाल सिर्फ मोहम्मद साजिद ही नहीं है। वाराणसी के ज्यादातर बुनकर परेशान हैं और सदियों से कर रहे काम से पलायन का मन बना रहे हैं। ज्यादातर हथकरघे ठप पड़े हैं। हथकरघों में रोज की दिहाड़ी पर काम करके पेट भरने वाले बुनकर भी अब दूसरे काम की तलाश कर रहे हैं। इस तरह से तो बहुत ज़्यादा ही खराब है, मतलब काम तो है ही नहीं बनारस में, जैसे लग रहा है एकदम बिनाई का। और जो काम है वो बंद हो रहा बराबर। हम पहले ही से ये बिनते रहे अब भी बिन रहे, मगर एक हालत बहुत खराब है बिनाई की। इस समय बुनकरों के सामने 2 जून की रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। उधर बनारसी साड़ियों के कारोबारी कहते हैं कि खपत नहीं है तो माल लेकर क्या करेंगे। बहुत ही हालत खराब है। कारीगर माल नहीं बिनने के लिए तैयार है। वो लाइन लगे हुए बैंकों के ATM में, वो बिनने का टाइम नहीं है। उसके बाद धागा नहीं मिल रहा है, जरी नहीं मिल रही है, तानी नहीं मिल रही है। नई नोट कहाँ से आएगी लोगों के पास। लाइन लग के अभी तो दाल रोटी और दूध भी पूरा नहीं हो रहा है, तो साड़ी क्या बिनेंगे वो। आगे क्या माल, आगे से भी माल की सप्लाई जो है, जो हमारा ऑर्डर था सब कैंसिल हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि वाराणसी के बुनकर पहले भी बदहाल थे, लेकिन हथकरघे की आवाज कभी बंद नहीं हुई। नोटबंदी के बाद अब हालात बदतर हैं। बुनकरों की बदहाली की बातें बेमानी है, क्योंकि हथकरघों की आवाजें थमने लगी हैं और बाजारों का सन्नाटा परेशान करने लगा। फर्रुखाबाद लहंगे, चुनरी, साड़ी, दुपट्टे पर जरी के काम के लिए मशहूर है। यहाँ तैयार किए गए दुल्हन के जोड़ों की देश भर में खासी डिमांड है। फर्रुखाबाद में जरी कारोबार का बॉलीवुड से भी बड़ा कनेक्शन है। यहाँ तैयार किए गए लहंगे और दुपट्टे विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं, लेकिन नोटबंदी ने फर्रुखाबाद के कारोबार में पलीता लगा दिया है। नोट उद्योग बंद होने से काफ़ी फर्क पड़ा है, क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल था वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो नकद की वजह से मिलता था। और जो हमारा कारीगर वर्ग है उसको भी नकद पेमेंट देना पड़ता था, कोई अकाउंट वगैरह उनके थी नहीं। तो ये एकदम बंद होने से जो है कगार पे पहुंच गया है। काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले ऑर्डर हमारे नहीं पूरे हो रहे हैं, नए ऑर्डर उधर से आ नहीं रहे हैं। कारीगरी भी भुखमरी की मार पे है। फर्रुखाबाद में जिन जरी कारखानों में काम भी चल रहा है, वहाँ काम काफी कम है और मजदूरों की तादाद भी काफी कम हो गई है, क्योंकि बैंक अकाउंट न होने की वजह से ज्यादातर मजदूरों को कैश में ही दिहाड़ी दी जाती थी। लेकिन नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत है। सहारनपुर लकड़ी के सामानों पर नक्काशी यानी वुड कार्विंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तरह तरह के सामान, उस पर तरह तरह की खूबसूरत नक्काशियां, देश भर में सप्लाई और दूसरे कई देशों में निर्यात। सहारनपुर के वुड कार्विंग कारोबार की पहचान रही है। क्रिसमस और नए साल का मौका सहारनपुर के बाजारों का पीक टाइम माना जाता है, लेकिन इस साल नोटबंदी ने मजदूरों से लेकर कारोबारियों और एक्सपोर्टरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हमारे हिसाब से तो 100 करोड़ का नुकसान इन्हीं दिनों में है, क्योंकि ये पीक आवर्स होते हैं, टाइम होता है क्रिसमस के लिए माल भेजने के लिए। सहारनपुर के कारोबारियों को इस साल विदेशों से ऑर्डर तो है, लेकिन बाजार में कैश की किल्लत के चलते ना तो रॉ मटेरियल मिल पा रहा है, ना ही कारीगर मिल पा रहे हैं। हालांकि सरकार के फैसले को सब सही ठहरा रहे हैं, लेकिन परेशानियों को छिपा नहीं पा रहे। लाइन में लगना पड़ रहा है, ना पैसे मिल रहे सही, बैंकों में भीड़। मोदी का फैसला आपको कैसा लगा? फैसला तो सही है जी। खुदरा दुकानदारों का भी हाल बुरा है। ग्राहक नदारत है और दुकानदारी 70 से 80% ठप हो चुकी है। 60 से 60-70% का फर्क हमारा बिजनेस से पड़ गया अभी, जब से ये नोटबंदी हुई है। इसकी तरफ आकर्षित आदमी ये भी होता है जब बिल्कुल माइंड फ्री होता है, इसका मतलब
बिल्कुल एकदम मतलब पूरा होता है इसका घर का। कितने परसेंट मानते हैं कि आपके बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ा है सर, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। वुड कार्विंग के कारोबारियों को दोहरी मार का डर सता रहा है। वक्त पर माल तैयार नहीं हुआ तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे और ऑर्डर कैंसिल हुए तो जो उधार लेकर माल तैयार किया है वो चुकाएंगे कैसे। दुनिया भर में अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए मशहूर मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्रीज पर नोटबंदी का गहरा असर है। कई नामी कंपनियों का उत्पादन घटकर आधे से भी कम रह गया है। मेरठ के सराय काजी गांव में करीब 10 से ज्यादा ऐसे कारखाने हैं जहां क्रिकेट बॉल और फुटबॉल बनाए जाते हैं। इन कारखानों के मालिकों की माने तो नोटबंदी के बाद पहले के करीब सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं और प्रोडक्शन में करीब 70% की गिरावट आई है। बिजनेस तो सभी पिटे पड़े हैं, इससे तो बड़ा फर्क पड़ रहा है जी लोगों को। बहुत डाउन गया है ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे लेबर के लिए पेमेंट भी नहीं आ रहा लेबर का। कितने 80% स्लो हो चुकी है मार्केट। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी हम एक्साइटेड थे कि नवंबर से सीजन स्टार्ट होगा और काफ़ी ऑर्डर बुक भी हुए थे, सब कैंसिल हो गए हैं। बाहर की जो पार्टियाँ आती हैं वो आना बंद कर दिया हमने और हमें भी प्रॉब्लम्स हो रही। स्पोर्ट्स गुड्स कारोबार से जुड़े कारीगर भी बेहाल हैं। कारीगरों की मजदूरी करीब आधी रह गई है। घर का खर्च जैसे तैसे चल रहा है। हमारी तरफ से तो सारा ही गलत हुआ कि जब खर्चा नहीं चलता तो क्या करें, काम कर रहे हैं, काम करके पैसा नहीं मिल रहा। देखो पहले तो हमें काम भी कम मिल पा रहा है पैसे की वजह से, मालिक को परेशानी है। और दूसरी बात, कभी हमें पैसे मिलने के बाद भी आ गए तो उसमें हमें पुराने नोट दिए जाते हैं और पुराने नोट भी चलते नहीं बाजार। दिलचस्पी है कि नोटबंदी के फैसले से नाखुश कोई नहीं है। कारोबारी से लेकर कारीगर तक नाखुश इस बात से हैं कि कैश की कमी की वजह से धंधे पर असर पड़ा। मेरठ से उस्मान अली, सहारनपुर से अनिल भारद्वाज, फर्रुखाबाद से फिरोज खान और वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान से आज भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। पाकिस्तान की हुकूमत ने राहिल शरीफ की जगह नए आर्मी चीफ का नाम तय कर दिया है। तो खबरदार में अब हम पाकिस्तान के नए सेनापति के अतीत और भविष्य की संभावित रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि नए कमांडर को कश्मीर मामलों का एक्सपर्ट माना जा रहा है और इसलिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शरीफ के इस नए सेनापति की भी आदत रही है। पाकिस्तान को मिला नया पहरेदार। पाक के शरीफ ने चुना नया कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के नए जनरल होंगे। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने बाजवा के नाम पर मुहर लगा दी है। जैसे जैसे राहिल शरीफ के रिटायरमेंट की तारीख करीब आ रही थी, पाकिस्तानी फौज के नए मुखिया को लेकर कयास बढ़ते जा रहे थे। खबरों के मुताबिक नवाज शरीफ सरकार कई नामों पर माथापच्ची कर रही थी, लेकिन मुहर एक ऐसे कमांडर के नाम पर लगी जो शायद रेस में भी नहीं था। General Bajwa, who's been appointed as the new Pakistani army chief, is clearly the equivalent of a dark horse, meaning that he was not, shall we say, the front contender in all the speculation that we saw in the Pakistani media. भारत के साथ बढ़ते तनावों के बीच खबर यह भी थी कि राहिल शरीफ का कार्यकाल बढ़ सकता है, लेकिन जब राहिल शरीफ ने खुद कार्यकाल में बढ़ोतरी से इनकार किया तो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने विकल्प की तलाश शुरू कर दी और नजरें कमर जावेद बाजवा पर टिका दी। लेकिन नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तानी फौज के कमांडर के नाम का ऐलान करना आसान फैसला नहीं होता, लिहाजा फैसला दोनों शरीफों ने मिलकर किया। यानी बाजवा का नाम तब तक फाइनल नहीं हो सका जब तक राहिल शरीफ और नवाज शरीफ का चॉइस एक जैसा नहीं हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बाजवा की वो कौन सी खूबियां हैं जिनकी वजह से उन्हें पाकिस्तानी फौज की कमान सौंपी गई है। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग विंग के मुखिया रहे हैं। साथ ही वो पाक सेना की 10वें कोर के कमांडर भी रह चुके हैं। कोर 10 पाकिस्तानी सेना का वो हिस्सा है जो भारत से सटे बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहता है। इतना ही नहीं, कमर जावेद बाजवा पर नियंत्रण रेखा से सटे नॉर्दर्न इलाकों में फोर्स कमांडर की जिम्मेदारी भी रही है। Yes, Lieutenant General Qamar Javed Bajwa, 10th Corps Commander, very experienced officer. He has served in the Northern Command. He knows Kashmir. He has served in the headquarters, training and evaluation.
बाजवा को कश्मीर मसले पर लंबा अनुभव रहा है और शायद यही वजह है कि उनकी नियुक्ति के बाद पाकिस्तान में फिर से उम्मीदों के बयार बहने लगी है। पाकिस्तान में रक्षा मामलों के जानकारों को लग रहा है कि मौजूदा हालात में बाजवा भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सबसे सही कमांडर साबित होंगे। लेकिन भारत के रक्षा जानकारों की माने तो बाजवा की नियुक्ति के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। The way in which Pakistan deals with India, deals with nuclear weapons, deals with support to terror groups, this is an institutional position taken by the Rawalpindi Corps commanders, the intelligence agencies, and what we often call as the deep state. So at this stage, my assessment is that it's unlikely that there will be any radical change. बाजवा 29 नवंबर को पाकिस्तानी फौज की कमान तब संभालेंगे जब राहिल शरीफ की विदाई होगी, लेकिन उससे पहले ही नवाज शरीफ ने उनके साथ गुफ्तगू शुरू कर दी है। शायद आगे की रणनीतियां तैयार हो रही हैं। आखिर हालात नाजुक जो है, हर रोज भारत का करारा जवाब झेलना पड़ रहा है। रावलपिंडी के कोर कमांडर के रूप में जनरल बाजवा ने एक बार नवाज शरीफ के खिलाफ हो रही रैली को काबू से बाहर जाने से रोक लिया था, और ये बात ना नवाज शरीफ भूले ना शहबाज शरीफ, और इसीलिए उनकी नजर जनरल कमर बाजवा पर लगातार रही थी। यही नहीं, जनरल बाजवा एक बार यह भी कह चुके हैं कि भारत से ज्यादा आंतरिक आतंकवाद पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन यह तो कहने की बात थी। सेना अध्यक्ष बनने के बाद पाकिस्तान का रवैया भारत के प्रति कितना बदलता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का भारत के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया 1947 से लेकर 2016 तक बदला नहीं है, आगे बदलेगा ऐसा लगता नहीं है। गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। कमर जावेद बाजवा को आखिर नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फौज का कमांडर क्यों चुना? आखिर उनमें दोनों शरीफों यानी कि राहिल शरीफ और नवाज शरीफ ने क्या देखा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बाजवा को पाकिस्तानी फौज की कमान थमा दी? कमर बाजवा को कश्मीर और उत्तरी इलाकों के मामलों की अच्छी खासी समझ है। खासतौर पर कश्मीर इश्यू को लेकर उनका अनुभव पाकिस्तान के काफ़ी काम आएगा। बाजवा ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कोर 10 का भी नेतृत्व किया है। कोर 10 पाकिस्तानी फौज का वो हिस्सा है जो इंडिया से सटी बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहती है। इसके अलावा बाजवा बलोच रेजिमेंट में रहे हैं तो पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों की समस्याओं से निपटने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। बाजवा गिलगित और बाल्टिस्तान फोर्स के कमांडर की पोस्ट पर भी रह चुके हैं। बलूचिस्तान और पीओके के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है। बाजवा इन दोनों इलाकों में तैनात रहे हैं तो शायद नवाज शरीफ को यह उम्मीद है कि बाजवा इन दोनों इलाकों के लिए कुछ खास रणनीति तैयार कर सकते हैं। राहिल शरीफ की जिस तरह से विदाई हुई है और जिस तरह से राहिल शरीफ ने अपनी विदाई को स्वीकार किया है, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सेना का शासन हमेशा सरकार के शासन और सरकार पर भारी पड़ता है और कोई भी आर्मी चीफ आसानी से सेना अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, जो राहिल शरीफ ने किया है। पाकिस्तान का सेना प्रमुख रिटायर हो रहा है, वो भी बगैर किसी हो हल्ला के। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपना नया आर्मी चीफ चुन लिया है, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि राहिल शरीफ की जगह नया आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया गया और किसी तरह का शोर शराबा नहीं हुआ। यह अपने आप में बिल्कुल नई तस्वीर है, क्योंकि राहिल शरीफ पाकिस्तान के 15वें आर्मी चीफ थे और वो पहले ऐसे आर्मी चीफ हो गए हैं जिसका न कार्यकाल बढ़ाया गया और जिसकी विदाई पर न किसी तरह का हल्ला हंगामा हुआ। हालांकि जिस तरह से राहिल शरीफ ने अपनी विदाई स्वीकार कर ली है, ठीक ऐसे ही जनरल अशफाक कयानी ने भी किया था। हालांकि कयानी का कार्यकाल बढ़ाया गया था। वो जनरल जिसके बारे में कहा जाता था कि वो बेहद सख्त थे। जनरल कयानी को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था। उस जनरल ने बेहद शालीनता से अपनी विदाई स्वीकार कर ली थी, वरना कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान कहने के लिए एक लोकतांत्रिक देश है, मगर इस मुल्क में सरकार से ज्यादा सेना का इकबाल बुलंद रहा है। देखिए, अमेरिका में जो उनके जो होते हैं चीफ्स, 4 स्टार जनरल्स, वो अपनी टर्म पूरी करते हैं तो चाहे जंग लड़ी हो, जो भी है, उनको घर भेज दिया जाता है। वो जो इराक वॉर में शवास्कॉप कमांडर थे,
बड़ा उन्होंने कहा जी बड़ा सक्सेसफुल कमांडर है ये, उनकी टर्म पूरी हुई, ही वेंट होम। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद आधे से ज्यादा वक्त इस देश में सेना का शासन रहा है। ऐसे हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीतियां चुनी हुई सरकार की बजाय सेना निर्धारित करती है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में सेना का प्रमुख अपने आप को हमेशा से प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर समझता रहा है और यही वजह रही है कि राहिल शरीफ से पहले के जितने भी सेना प्रमुख हुए हैं उन्होंने सीधे सीधे तो अपनी विदाई नहीं ही स्वीकार की। 1990 के दशक में जब नवाज शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तब तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जहांगीर करामात को कार्यकाल पूरा होने से पहले से घर भेज दिया गया था। बाद मोहम्मद मूसा साहब 8 साल निकाल गए, याहिया साहब 5 साल निकाल गए, टिक्का खान साहब 4 साल रह गए, ज़ियाद साहब 12 साल रह गए, मुशर्रफ साहब 9 साल निकाल गए, कियानी साहब 6 साल निकाल गए। जब राहिल शरीफ को सैन्य प्रमुख बनाया गया था तब उनसे वरिष्ठ 2 जनरल्स को निलंबित कर दिया गया था। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को सैन्य प्रमुख बनाया जो कि वरिष्ठता में तीसरे नंबर पर आते थे। बाद में उन्हीं मुशर्रफ ने नवाज का तख्ता पलट कर दिया था और खुद देश के सैन्य शासक बन बैठे थे। लेकिन इस बार नवाज शरीफ ने अपना नया कमांडर चुन लिया और उसे शालीनता से स्वीकार भी कर लिया गया है। यानी पाकिस्तान में धीरे धीरे ही सही लोकतंत्र राह पकड़ रहा है। यह पाकिस्तान के अवाम के लिए कम से कम सही ही है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तानी सेना का कमांडर भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। अहमियत इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास रहा है और जब तख्ता पलट होता है तो पड़ोसी देश पर भी उसका असर होता है, यानी कि हम पर। पाकिस्तान में तख्ता पलट का सबसे ज्यादा असर हम पर यानी कि भारत पर ही होता है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज के मुखिया का आना और जाना, इन दोनों गतिविधियों पर भारत की हमेशा बेहद पैनी नजर रहती है। पाकिस्तानी फौज की ताकत कितनी है, इस पर हजार सवाल उठ सकते हैं, लेकिन इस पर शायद ही कभी कोई सवाल उठेगा कि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी जमहूरियत पर हमेशा से भारी पड़ा है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में हुकूमत चाहे किसी की भी हो, सेना की अनदेखी करने की हिमाकत कोई नहीं करता। पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में 3 ऐसे मौके आ चुके हैं जब फौजी कमांडरों ने ये साबित किया है कि वहां की जमहूरियत उनके पैरों की जूती है। सबसे ताजा उदाहरण जनरल परवेज मुशर्रफ का है। वो साल था 1999। पाकिस्तान में यही नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी फौज के कमांडर। परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ ने मिलकर करगिल जंग का पूरा ताना बाना तैयार किया, लेकिन पाकिस्तानी को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तानी फौज की हार ने मुशर्रफ को इस कदर बौखला दिया कि उन्होंने अपने ही देश में तख्ता पलट कर दी। नवाज शरीफ सरकार ने इस तख्ता पलट को रोकने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने परवेज मुशर्रफ को पद से बर्खास्त कर दिया और श्रीलंका से आ रहे उनके विमान को पाकिस्तान में नहीं उतरने देने की प्लानिंग कर ली। लेकिन शरीफ की तैयारी धरी की धरी रह गई। उससे पहले ही मुशर्रफ के वफादार सीनियर ऑफिसरों ने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। मुशर्रफ से पहले जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तानी जमहूरियत का गला घोंटा था। 1977 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो पर जियाउल हक और उनके फौज की ताकत भारी पड़ी थी। जियाउल हक ने 4 जून 1977 को देश के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पद से हटा दिया था। इस तख्ता पलट को ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से भी जाना जाता है। जनरल जियाउल हक का सत्ता छीनना पाकिस्तान के इतिहास में दूसरा तख्ता पलट था। पहला तख्ता पलट हुआ था 1958 में। अभी पाकिस्तान को वजूद में आए महज 11 साल बीते थे कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने पाकिस्तानी संसद और प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को भंग कर दिया और पाकिस्तानी फौज के कमांडर को सत्ता सौंप दी। देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और देश की बागडोर आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान के हाथों में दे दी गई। सत्ता का खेल देखिए कि सिर्फ 13 दिनों बाद ही अयूब खान ने तख्ता पलट किया और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया।
पाकिस्तान में तख्तापलट के इतिहास की वजह से ही शायद पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा फौज से खौफ खाती है। उन्हें हर वक्त ये डर सताता रहता है कि पता नहीं कब कौन सा कमांडर उन्हें उखाड़ फेंके और खुद सत्ता पर काबिज हो जाए। आज तक ब्यूरो। जनरल बाजवा पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए हैं, तो क्या पाकिस्तान का इतिहास बदल रहा है? राहिल शरीफ लगातार दूसरे ऐसे फौजी कमांडर हैं जिन्होंने आसानी से कुर्सी छोड़ दी, जिन्होंने तख्ता पलट की कोई कोशिश नहीं की। जनरल खियानी ने तो एक बार एक्सटेंशन ले लिया था, लेकिन राहिल शरीफ ने एक भी एक्सटेंशन नहीं लिया, बल्कि लेने से मना कर दिया। तो आइए राहिल शरीफ का कुछ और विश्लेषण हम करते हैं। 2013 में जब जनरल खयानी ने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया, दूसरी बार बढ़ाए जाने को किया था, तब राहिल शरीफ आर्मी चीफ के तौर पर पसंदीदा लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं थे। आर्मी चीफ बनने के बाद आलोचक ये कहते रहे कि राहिल शरीफ का इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल बैकग्राउंड मजबूत नहीं है। राहिल शरीफ के कार्यकाल का महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है ऑपरेशन जर्ब-ए-अज़्ब। जून 2014 में नॉर्थ वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन के बाद राहिल शरीफ के आलोचक पीछे हट गए। कराची में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने और शांति कायम करने में भी राहिल शरीफ की भूमिका अहम रही। नवंबर में सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप को लेकर दिए गए विवादित बयान के अलावा राहिल शरीफ का पूरा करियर सरकार के समर्थक के रूप में नजर आया। हालांकि सरकार की विदेश और सुरक्षा नीति में कभी भी राहिल शरीफ का बड़ा हस्तक्षेप नहीं रहा, जिसके चलते जनता और सोशल मीडिया में राहिल शरीफ कभी भी ज्यादा पॉपुलर या लोकप्रिय नहीं रहे। अब राहिल शरीफ 29 तारीख को अपनी कुर्सी छोड़ देंगे और बाजवा पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के तौर पर कमान संभाल लेंगे। तो ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, भारत की अब नजर इसी बात पर टिकी हुई है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।